हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कवर होता है मॉड्यूल 2 में से। मॉड्यूल 1 का हमने सभी चीज़ें कवर कर गए हैं, लेक्चर भी हो गए हैं एंड रिवीजन लेक्चर्स भी हो गए, तो ज़रूर से वो पहले चेक कर लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इसके पॉइंट्स, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या तो आई बटन पर जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 का सभी चीज़ें कवर हो गई है। मॉड्यूल 2 में से भी हमारे 2 वीडियोज़ हो गए हैं, जो हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड और एक टॉपिक था जिसका नाम है कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा हो गया है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आप ज़रूर से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना है ये 3, पॉइंट्स वाइज ही देख रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझ आए। मॉड्यूल 2 का ये क्वेश्चन 3 हो जाएगा, लेकिन ये अपने वीडियो का क्वेश्चन 1 है। ठीक है, जहाँ पे है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ इशू एंड चैलेंजेस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं IMP क्वेश्चन है ये अपने एग्जाम के लिए। तो इंट्रोडक्शन टाइप है ये 2 लाइन, जहाँ पे ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पॉजेस सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस लीडिंग टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लोटेशन से हम क्या समझते हैं, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके हमने उसका मतलब इस्तेमाल करा है, जहाँ पे उसकी वजह से क्या क्या इशू हमें फेस करने मिल सकते हैं, जहाँ पे आ जाएंगे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। फिर हो जाएगा लीडिंग टू द बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखना है, पहले तो ये ओवर एक्सप्लोटेशन आप लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ये चीज़ें आई ना, ये एज अ पॉइंट आपने नोट डाउन ऐसे ही पॉइंट्स बना के कर देना है, जैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हो गया, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस, फिर आ जाएगा इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना के कीवर्ड से भी याद रख सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन में 2 लाइन से आप 4 लाइन बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा की इश्यूज़ क्या है, जो इसके साथ की इश्यूज़ यहाँ पे हमने मेंशन करे हैं मैंने, तो वो भी आपको एज इट इज़ एग्जाम में लिखने हैं। स्टार्ट करने से क्वेश्चन पहले आप ऐसे चार्ट के फॉर्म में या फिर ऐसे कुछ ग्राफ बना के भी आप अच्छे से कर सकते हो, जहाँ पे आप सेंटर में इशू लिखो। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ पॉइंट्स लिख लो, तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा और आपको अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो कैसे लिखना है पेपर वो भी आपको साथ साथ में ही समझा देती हूँ कि इश्यूज़ यहाँ पे क्या इंक्लूडेड है। फर्स्ट है सॉइल डिग्रेडेशन, जहाँ पे क्या मतलब हम समझते हैं कि सॉइल डिग्रेडेशन मीन्स व्हाट, इंटेंसिव फार्मिंग एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल क्वालिटी कम होती जा रही है, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। ठीक है, जहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंसिव फार्मिंग हमने कब स्टार्ट करी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होगी और ज़्यादा फार्मिंग रहेगी। ठीक है, तो जहाँ पे जिसकी कैपेसिटी अगर हम एग्जांपल ले कि सिर्फ 100 kg हम बोले कि अगर वहाँ पे फार्म करने की वहाँ पे उस लैंड की कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी उससे 1000 वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, 1000 kg का फार्मिंग कर रहे हैं, तो फिर कितना वो प्रॉब्लम आ जाएगी, सॉइल क्वालिटी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक रीज़न है। फिर इकोसिस्टम डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, एक की इशू ये भी है कि द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे टिम्बर, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स लीड टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड सॉइल इरोशन। ठीक है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जैसे कि टिम्बर हो गए, मिनरल्स हो गए, बहुत ज़्यादा ज़मीन में खुदाई करके हम ये सब जो फॉसिल फ्यूल्स एंड टिम्बर मिनरल्स हम जो निकाल रहे हैं, उसकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो रहा है और सॉइल इरोशन भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वो ज़मीन का हिस्सा धंसता जा रहा है नीचे का नीचे ही, उसकी वजह से। और पॉल्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जैसे कि एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर आर फर्दर हार्मिंग द इकोसिस्टम, और उसमें हम बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन ने और एड ऑन कर दिया इकोसिस्टम डिग्रेडेशन में। फिर थर्ड पॉइंट है रिसोर्स डिप्लेशन, जहाँ पे natural resources are being the consumed at the rate faster than they regenerate. Non-renewable resources such as fossil fuel and minerals are particularly vulnerable to depletion. Resources such as water, forest and minerals can become the scarce, leading to the shortage. ठीक है, तो रिसोर्स डिप्लेशन भी स्टार्ट हो गया, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये आपके MCQ में भी बनने के चांसेस है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन सी चीज़ें आती हैं, नॉन रिन्यूएबल में कौन
कौन सी आती है, तो नॉन रिन्यूएबल में वो रिसोर्सेज आ जाएंगे जिन्हें हम बहुत जल्दी ख़त्म होने की कगार पर हो जाती है वो, और हम उसको अगर वो एक बार ख़त्म हो जाए तो हम उसको वापस से रीजनरेट नहीं कर सकते। तो ये वनरेबल एंड डिप्लेशन की सिचुएशन में आ जाएंगे, जैसे कि हो जाएगी फॉसिल फ्यूल एंड मिनरल्स। तो ये आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। फिर रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स कैन बिकम द स्केयर लीडिंग टू द शॉर्टेज। ठीक है, तो वाटर भी एक टाइम आएगा, एक फॉरेस्ट आएंगे, एक मिनरल, या तो ये सभी चीज़ एक टाइम आएगा जब भी ये ख़त्म या तो एकदम शॉर्टेज की कगार पर हो जाएंगे। तो रिसोर्स डिप्लेशन भी एक की इशू है हमारे लिए। फिर है क्लाइमेट चेंज, फोर्थ पॉइंट है अपना क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर एक्सप्लोटेशन कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंटली टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड दे कंट्रीब्यूटिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड कंट्रीब्यूटिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न भी क्लाइमेट चेंज ही है। तो या तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दोनों ही हम एक कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड होती है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। जितने आप देखिए, जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे आपके लिए अच्छा है। आपने कोई कमेंट करी, आपकी कमेंट को 4 लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और अगर कोई आपको कमेंट को लाइक कर रहा है तो आपको क्या हो रहा है कि आपको वो चीज़ें लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएंगी। ठीक है, तो आप ज़रूर से बताइएगा ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस का आती है। फिर है फूड इनसिक्योरिटी, एक रीज़न है जहाँ पे ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज लीड टू रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, threatening to the food security for the billions. Poor farming practices and contamination of the water sources lead to insufficient फूड एंड लीड्स थ्रू फूड शॉर्टेज। ठीक है, तो फूड्स इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि जिस जगह पे पहले फार्मिंग होती थी, अभी वो लैंड ही फार्मिंग करने के लिए है नहीं, उसकी सॉइल एकदम ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो वहाँ पे अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी या तो वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फूड की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगी। वाटर रिसोर्सेज का भी अगर हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं करें तो उसकी भी शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर सॉइल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, जहाँ में स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कैन लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कम्युनिटीज और द नेशन ओवर द एक्सेस एंड द कंट्रोल, दस इट लीड टू द वॉर बिटवीन 2 नेशंस। ठीक है, जहाँ पे अगर कोई नदी है, ठीक है, या तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे 2 नेशन के बीच में अगर वो मतलब दोनों में उसका बंटवारा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे कि किस कंट्री कौन सी कंट्री ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, कौन सी कंट्री कम ही इस्तेमाल कर रही है, तो कौन सी कंट्री उसको पॉल्यूट कर रही है, वही फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर वाटर स्कैरसिटी, जहाँ पर ओवर यूज ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कैन लीड टू द शॉर्टेज अफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज एंड एग्रीकल्चर, जहाँ पे फ्रेश वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है, हम करें, जहाँ पे हमें अगर वो उस पानी का इस्तेमाल हम सही जगह पे करें, जैसे पीने या तो एग्रीकल्चर में अगर हम इस्तेमाल करें, इसके अलावा अगर कोई अच्छे पानी का इस्तेमाल हम सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे टैंकर है, वो बहुत ज़्यादा कहीं टैंकर ज़रूरी नहीं है उस जगह पे भी वो टैंकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नहाने धोने में वो पीने लायक पानी का इस्तेमाल करें, तो वाटर स्कैरसिटी इससे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको चीज़ें याद रखने, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। की इश्यूज़ कवर हो गए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ इशू एंड चैलेंजेस। फिर है इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड इट्स एक्सप्लोटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का, जहाँ पे इंट्रोडक्शन कैसे आपने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 2, मिनरल्स आर द नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ लाइक रॉक, sand or the crystal. They are made up of the tiny building blocks called the elements and they help from the earth's surface. ठीक है, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। मिनरल्स एंड नेचुरल सब्सटेंस क्या होती है वो हमें बताया गया है कि रॉक, सैंड एंड द क्रिस्टल हम उसमें इंक्लूडेड है, एंड वो टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड द एलिमेंट से ही वो बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन लिखना है इसका। फिर इसमें कौन कौन से मिनरल्स आ जाते हैं वो है, फर्स्ट आयरन और कॉपर, एल्यूमिनियम या तो बॉक्साइट, गोल्ड आ गया, कोल आ गया, यूरेनियम है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट यहाँ पे भी है, तो ये याद रखने हैं। तो फर्स्ट हमने देखेंगे आयरन ओर मीन्स फॉर आयरन ओर इज प्राइमरली यूज इन प्रोड्यूस स्टील्स विच इज एसेंशियल इन कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओवर माइनिंग लीड टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सॉइल इरोशन एंड पॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर आपको कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही है ना, तो ये सभी चीज़ें EVS के पेपर में सभी चीज़ें ये रिपीट होने वाली है।
ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, सॉइल इरोशन है, पॉल्यूशन है, ये सभी चीज़ें अगर कहीं पे भी आपको कुछ लाइन याद नहीं आ रही तो 2-3 लाइन आप हर जगह पे फिट कर सकते हो, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आयन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर उसका ओवर यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या डिस्टर्बेंस हो रही है वो भी लिखा है। ओवर माइनिंग की वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर कॉपर है तो वो कॉपर यूज टू इलेक्ट्रिक वायरिंग, प्लम्बिंग में, रूफिंग में एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी में यूज़ होता है। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, माइनिंग पॉल्यूट द वाटर एंड डैमेज लैंड। तो कॉपर का ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, वाटर एंड लैंड डैमेज हो रही है। फिर है एल्यूमिनियम या तो बॉक्साइड। एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग द लाइट वेट मटेरियल्स फॉर द व्हीकल, पैकेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन। माइनिंग कॉज द डिफॉरेस्टेशन एंड यूज अ सिग्निफिकेंट एनर्जी। तो ये यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है। आप एज अ 2 पार्ट करके भी चीज़ें याद रख सकते हैं। पहले तो आ गया कि वो मिनरल कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है, यूज़ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट यूज़ कहाँ पर हो रहा है और उसकी वजह से रीज़न मतलब क्या हो रहा है कि क्या उसका इफेक्ट आ रही है, ठीक है। वो ऐसे पॉइंट आप बना के लिखोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ऐसे आप दो पॉइंट बना के लिख सकते हो, एक पॉइंट आ जाएगा तो वो ज़्यादा आपको सही से आ जाएगा। वहाँ पे आप कीवर्ड्स भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर गोल्ड इज़ यूज एज ए ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ओवर माइनिंग डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम एंड यूज द टॉक्सिक केमिकल्स लाइक द मर्क्यूरी। ठीक है, तो जहाँ पे अगर इसका एग्जांपल दूँ तो मैं ये आ गया यूज़, तो यहाँ पे आप लिख लोगे ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इन्वेस्टमेंट व्हीकल। फिर आ जाएगा यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है कि टॉक्सिक केमिकल लाइक मर्क्यूरी। ठीक है, तो समझे आपने, इस तरह से भी आप पेपर में लिख सकते हो। तो डायरेक्ट टू दी पॉइंट ही चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि पेपर में भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप सीधे सब चीज़ें लिख पाए, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट में ही आपको पेपर ख़त्म करना है और ईवीएस का पेपर बहुत लेंदी भी हो सकता है। फिर आ जाएगा कोल। Coal is primarily used for the electronic generation and in the production of the steel and cement. Over mining cause the deforestation, air pollution and greenhouse gas emission. तो यहाँ पे भी सेम कोल के लिए हमने क्या लिखा, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यूज़ कहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेशन आ जाएगा, एंड दी सीमेंट, स्टील, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉज आ रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है, तो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड गैस इमिशन। ठीक है, समझे आपने। तो डायरेक्ट टू दी पॉइंट ही चीज़ें आ गई, बहुत ज़्यादा आपको फिर लाइंस बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेंटेंस बनाने में, फ्रेमिंग करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर लास्ट है इसमें यूरेनियम। यूरेनियम इज एज ए फ्यूल फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट विच जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड इज द प्रोसेसिंग ऑफ द यूरेनियम आर द और कैन दी क्रिएट द रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो यहाँ पे भी सेम है, यूज़ कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, एंड उसकी वजह से क्या जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, एंड दी उसकी वजह से क्या हो गई, इफेक्ट क्या आ गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, समझा आपने मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपको लग रहा है तो कमेंट करके मुझे बता देना कि मैम थोड़ा वो समझा नहीं कि आपने दो पॉइंट बना के बोला वो किस तरह से हमने करना है। फिर आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 3, सॉइल एज ए रिसोर्सेज एंड इट्स डिग्रेडेशन। तो सॉइल एज ए रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन क्वेश्चन बनता है, या तो शॉर्ट नोट आपको आती है तो क्या लिखना है, फर्स्ट ये आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। soil is the loose top layer of the earth where the plant grow. It is made of the tiny pieces of the rock, minerals, water, air and the organic matters like the dead plants and animals. Soil provides the nutrition and support for the plant, making it essential for the life on the earth. ठीक है, तो सॉइल के यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि सॉइल से आपने क्या क्या समझा वो सब चीज़ें लिखी हुई है कि सॉइल मीन्स व्हाट, कि अर्थ का ऊपरी हिस्सा जो हमें दिख रहा है जहाँ पे प्लांट ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, वो हम बोल सकते हैं कि वो टाइनी पीसेस से बनता है, जैसे रॉक हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर लाइक दी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की मदद से वो सॉइल बन रही है, जहाँ पे वो क्या प्रोवाइड कर रही है, प्लांट के लिए लाइफ एंड अर्थ के लिए लाइफ बना रही है, मतलब अर्थ के लिए वो इसेंशियल है, हम बोल सकते हैं सॉइल। जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, सॉइल एज अ रिसोर्सेज एंड इट्स डिग्रेडेशन। तो रिसोर्सेज के में हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल है सॉइल, हैबिटेट के लिए, फिर वाटर फिल्ट्रेशन, कार्बन स्टोरेज एंड रॉ मटेरियल्स के लिए सॉइल इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्या आ गए, एग्रीकल्चर के लिए इसेंशियल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनिंग द फूड प्रोडक्शन, ये पॉइंट आ गया। फिर हैबिटेट जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे होम फॉर द मैनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द प्लांट,
फिर वाटर फिल्ट्रेशन में क्या आ जाएगा, फिल्टर रेन वाटर एंड मेंटेनिंग द ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है। जितना हम बोल सकते हैं कि वाटर, अभी इतनी बारिश हो रही है तो आप सोचिए कि वो वाटर कहाँ जा रहा है, सॉइल में ही जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे सॉइल वो क्या कर रही है, ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करके रख रही है। फिर कार्बन स्टोरेज, जहाँ पे हेल्प इन द ऑब्जर्विंग द कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर रही है खुद से। फिर रॉ मटेरियल जैसे कि प्रोवाइड द क्ले, सैंड एंड अदर मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द इंडस्ट्री। तो ये सॉइल का क्या क्या रोल है हमारे लिए वो आ गया। फिर सॉइल डिग्रेडेशन से क्या समझते हैं, ये एक पॉइंट इसके साथ ही है, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन आ गया, ओवर ग्रेजिंग आ गई, एग्रीकल्चर है, फिर अर्बनाइजेशन है, पॉल्यूशन है एंड क्लाइमेट चेंज है। तो सभी चीज़ें आप देख ही रहे हो कि सभी चीज़ें रिपीट आ रही हैं। तो आपको सभी चीज़ें कौन से पॉइंट के साथ जोड़ के लिखनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन आ गया, कटिंग डाउन द ट्रीज एंड रिमूव द रूट्स दैट होल्ड द सॉइल इन द प्लेस, मेकिंग इट वनरेबल टू द विंड एंड वाटर इरोशन। द डिफॉरेस्टेशन वही जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जंगलों की कटाई है, तो ट्री को कट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो पूरा ज़मीन ही बिना पेड़ों वाली हो जाती है। तो डायरेक्ट वाटर एंड विंड डायरेक्टली ही आपको आपकी बिल्डिंग हो गई या तो उस फार्म को मतलब उस ज़मीन को डायरेक्टली ही इफेक्ट कर रहे हैं। फिर ओवर ग्रेजिंग, जहाँ पे टू मैनी एनिमल्स ग्रेज इन वन एरिया, दे ईट अप द ग्रास एंड प्लांट, दे प्रोटेक्ट द सॉइल, दे एक्सपोर्ट द सॉइल, बिकम द लूज एंड प्रोन टू इरोजन बाय द रेन एंड विंड, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक रीज़न है, बहुत ज़्यादा अगर वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स उस जगह को एक साथ ही खा दे, मतलब ओवर ग्रेज कर रहे हैं, या ठीक है, या तो उस ज़मीन को बार बार ही बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करा जा रहा है, ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ करे गए हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करे गए, तो वो भी उस ज़मीन के हम बोल सकते हैं कि गुणवत्ता को कम कर देंगी। फिर एग्रीकल्चर हो गया, जहाँ में ओवर यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हार्म द सॉइल्स नेचुरल बैलेंस, किलिंग द बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। Continuous farming without giving the soil time to recover deplete the nutrition leading to the loss of the fertility, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं है कि आप फर्टिलाइज़र यूज़ करिए चलेगा, लेकिन उनको टाइम देना चाहिए ना रिकवरी के लिए, ठीक है। जैसे कि हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें दवा देते हैं, हमें पता है कि वो दवा हमारे लिए बॉडी के लिए बार बार वो हमारा सर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो हम बार बार उसको हमें गोली नहीं खानी चाहिए, ठीक है, हमें पता होता है, लेकिन हम उस रिकवरी के लिए टाइम दे, रोज़ खाएंगे तो हम और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। लेकिन हम महीने में एक आध बार खा रहे हैं, 4 महीने में एक आध बार खा रहे हैं, तो वो चलता है, ठीक है। तो वही है कि उसको सॉइल को रिकवर होने के लिए ही टाइम नहीं देते, उस पर फिर से फार्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अर्बनाइजेशन भी रीज़न है, जहाँ पे क्या हो रहा है, सिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सॉइल का इस्तेमाल हो रहा है, उस जगह को खाली कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी एक रीज़न है। फिर पॉल्यूशन भी है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, प्लास्टिक डंप वहाँ पे ही ऐसे ही कर देते, जिसकी वजह से टॉक्सिन जो केमिकल रहते हैं तो वो डायरेक्टली ही उसको हार्म कर रहे हैं। फिर क्लाइमेट चेंज रीज़न है, जहाँ पे चेंज इन द रेनफॉल एंड टेम्परेचर इंक्रीज द सॉइल इरोशन एंड रिड्यूस द फर्टिलिटी। तो क्लाइमेट चेंज भी रीज़न है, ठीक है। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से ज़मीन को भी डायरेक्टली ही इफेक्ट आएगी, और इसकी वजह से टेम्परेचर एंड रेनफॉल भी उसका मेन रीज़न आ जाएंगे क्लाइमेट चेंज का। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। इसकी पीडीएफ लेक्चर आपको अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो ज़रूर से कमेंट में पीडीएफ या तो हार्ट डाल दीजिएगा, तो मैं उसके टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ डाल दूँगी। टेलीग्राम चैनल का भी सेम ही नाम है, कॉमर्स क्लासेस विद विधि। Thanks for watching.